इम्पीडेंस था, वी हैव डन विद इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस, नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड जो हमारे पास है ऑप्टिकल स्कैटर मेथड। हमने ऑप्टिकल स्कैटर मेथड के अंदर कुछ चीज़ें देखती हैं। इसमें ऑप्टिकल स्कैटर नाम से पता चल रहा है स्कैटरिंग लाइट जितनी भी है, साइड स्कैटरिंग और फॉरवर्ड स्कैटरिंग, उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है, उसको काउंट किया जाता है। देन उसके जो डिटेक्टर्स हैं, लाइट डिटेक्टर्स measures the scattering light of light scattering light after cell, ठीक है। तो देन उससे क्या होता है कि स्कैटरिंग लाइट से हमें चीज़ों का पता चलता है। हमें साइड स्कैटरिंग और फॉरवर्ड स्कैटरिंग इज इम्पोर्टेंट। फॉरवर्ड एंगल लाइट स्कैटर जो है, यानी कि फॉरवर्ड स्कैटरिंग जो है, जिससे लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग हमें सामने की तरफ डिटेक्टर के ऊपर मिल रही है, उससे क्या मिलता है, फॉरवर्ड एंगल लाइट स्कैटर illuminating beam that has been bent to a small angle from direction of the original beam. It measures size और volume of cells, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक लाइट जो सोर्स है, उस लाइट जो है एमिट की, और वो उसके सामने जो ही सेल अपीयर हुआ, सेल को टकराने के बाद लाइट जो है वो फॉरवर्ड ही आ गई, सीधी आई, लेकिन हल्की से अपने एंगल से बेंड हुई, लेकिन उसके बाद हमें सामने वाले फॉरवर्ड स्कैटरिंग डिटेक्टर पर ही हमें मिल गई। तो इससे हमें क्या मिलता है, हमें इससे इट मेजर्स द साइज और वॉल्यूम ऑफ सेल्स, ओके। देन उसके बाद आ जाते हैं साइड स्कैटरिंग। साइड स्कैटरिंग क्या है, द इल्यूमिनेटिंग बीम दैट इज स्कैटर्ड बाय पार्टिकल टू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री फ्रॉम द इल्यूमिनेटिंग बीम। अब ये क्या था, इसमें जो है साइड स्कैटरिंग डिटेक्टर्स जो होते हैं, वो उस लाइट को डिटेक्ट करते हैं, उस लाइट को ऑब्जॉर्व करते हैं जो एक्चुअली कहाँ पर है, जो आफ्टर फेसिंग दिस सेल, वो कहाँ पर आ रही थी, साइड पर बेंड हो रही थी। तो वो जो साइड पर बेंड हो रही थी, उसको जो है एब्जॉर्ब करना और उसको जो है डिटेक्ट करना, वो इस साइड स्कैटरिंग डिटेक्टर का काम है। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में, साइड स्कैटर डिटेक्टर क्या करता है, जो लाइट है उसको साइड पर जो डिटेक्ट हो रही है, जो साइड पर रिफ्लेक्ट हो रही है, उसको मेजर करता है, ठीक है। इससे हमें क्या पता चला, इट डिपेंड्स ऑन द सेल सरफेस टेक्सचर एंड इंटरनल स्ट्रक्चर एज वेल एज हमें इससे में मिलता है to its size and shape and granularity. More importantly is granularity. WBCs are granular structures, तो हमें से granularity भी मिलती है, ठीक है, हमें इसे ग्रैनुलैरिटी भी मिलती है। इट इज समटाइम्स रेफर टू एज अ ग्रैनुलैरिटी सिग्नल और एन ऑर्थोगोनल लाइट स्कैटर सिग्नल, ओके। क्योंकि इसे हमें सेल्स, चूंकि न्यूट्रोफिल्स आर ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स, ओके, तो डब्ल्यूबीसी आर ऑफ टू टाइप्स, ग्रैनुलोसाइट्स एंड एग्रैनुलोसाइट्स। तो ग्रैनुलोसाइट्स जो होते हैं ना, उन उनको डिटेक्ट करने में साइड स्कैटरिंग मैकेनिज्म इज हाईली एफिशिएंट, ओके। सो अनदर थिंग इज रेडियो फ्रीक्वेंसी। अब ये रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या है, ये एक और इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है रेडियो फ्रीक्वेंसी, जिस पे हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड की मदद से हम मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, हमने कोल्टर मैकेनिज्म कर लिया है, हमने जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी, हम वापस आए अगर रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऊपर, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या किया जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या होता है, ये करंट पास आउट होगा, लेकिन इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, और सेल को उस करंट से गुजरने के बजाय हाई वोल्टेज करंट के हाई वोल्टेज मैग्नेटिक फील्ड से पास आउट होते हैं। जब उस मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी किस्म की जो डिफ्रैक्शन आती है, किसी भी किस्म की जो डिस्टर्बेंस आती है, सो उस डिस्टर्बेंस को रिकॉर्ड कर लिया जाता है इस फॉर्म में। समझ रहे हैं आप, आपके सामने जो है, आपके सामने ग्राफ नजर आ रहा है, इस ग्राफ में जो है वो इसको जो है सेव कर लिया जाता है। तो दिस मेथड इज आल्सो नोन एज कंडक्टिविटी मेथड, ठीक है। अच्छा, ये है प्रोपोर्शनल टू सेल इंटीरियर डेंसिटी, ग्रेन्यूल्स एंड न्यूक्लियस। इट मींस आपको जो सेल की इंटीरियर डेंसिटीज हैं वो रेडियो फ्रीक्वेंसी यानी कि इस मेथड से पता चलती हैं, ठीक है। और कंडक्टिविटी जिसको कहते हैं, और सेल ग्रैन्युलर है कि नहीं और कितना ग्रैन्युलर है, सो और न्यूक्लियस की क्या डेंसिटी, तो ये सारी बातें जो हैं ये रेडियो फ्रीक्वेंसी से हमें पता चलती हैं। अच्छा, ये एक और चीज़ भी है जो हम आगे चल के कवर करेंगे। अब ये सारी बातें जो है ये हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स है, फ्लो साइटोमेट्री, लाइट स्कैटरिंग,
जो है हमने देख लिया, हमने पहले देखा फ्लो साइटोमेट्री, हमने देखा इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस, हमने देखा ऑप्टिकल स्कैटर मेथड, हमने देखा रेडियो फ्रीक्वेंसी मेथड। ये सारे जो प्रिंसिपल्स हैं, इनमें कुछ प्रिंसिपल्स समटाइम इंस्ट्रूमेंट में एक या दो या एक से ज्यादा प्रिंसिपल्स भी यूज होते हैं। ठीक है। अब देखें, जो हमारे पास कॉमनली यूज एनालाइजर्स हैं, जैसे कि हमने कहा कि जैसे हमारे पास कॉमनली कोल्टर, सिस्मैक, एबट, होरिबा मेडिकल। अब ये जो है ये कंपनीज हैं, बैकमैन, कोल्टर, सिस्मैक्स, ये जो कंपनीज हैं इनके अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस का मैकेनिज्म ज्यादा इन्वॉल्व है। ठीक है। मतलब कि ये वो मैकेनिज्म है जो सबसे पहले डिस्कवर भी किया गया था और ये इन्वॉल्व भी है। ठीक है। तो ये चंद बातें थी इनके प्रिंसिपल्स के लिहाज से। आगे वाली चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये कोई आसान टॉपिक नहीं है। ये आपके सामने एक डायग्राम नजर आ रही है एक एनालाइजर्स की। ठीक है। अच्छा, ये भी जो है आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ऑटोमेटेड एनालाइजर है। आपने सिर्फ ब्लड सैंपल जो है इसको एस्पायरेट करवाना है, उसके बाद ये वैल्यूज और ग्राफ खुद ब खुद बना देगा। ठीक है। और अच्छा, तो ये कोल्टर मैकेनिज्म है। हाँ जी, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना आपको बता चुका हूँ। उसके बाद जो है एक और टेक्नोलॉजी है जिसको कहा जाता है वीसीएस टेक्नोलॉजी, वॉल्यूम कंडक्टिविटी एंड स्कैटर। अब समझ आई बात की। अब वॉल्यूम कंडक्टिविटी और स्कैटर में क्या होता है कि हमने दो से तीन प्रिंसिपल, कंडक्टिविटी वाला भी, स्कैटर वाला भी, और जो है जिसे हमारा वॉल्यूम काउंट होगा, ये सारी टेक्नोलॉजीज एक ही इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं, तो वी से कि ये वीसीएस टेक्नोलॉजी है। ठीक है। यानी कि हमारे पास ऑप्टिकल आरए वाली और इम्पीडेंस, ठीक है, इम्पीडेंस भी आ जाती है, कंडक्टिविटी भी आ जाती है, और जो स्कैटर वाली है जब एक ही इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं, देन वी से इट्स अ वीसीएस टेक्नोलॉजी। एंड हाइड्रो एंड यू हैव स्टडीड द हाइड्रोडायनामिक फॉक्सिंग और फ्लो साइटोमेट्री एज वेल। ठीक है। सो कोल्टर प्रिंट वी हैव डन विद कोल्टर प्रिंसिपल एज वेल। So instrument the new the newer analyzer include wide cell differential count। अब यहाँ पर कुछ नई बातें हैं कि अब जो नए एनालाइजर्स हैं उनमें वाइड सेल्स डिफरेंशियल काउंट्स भी आ रहा है, relative और परसेंट एंड एब्सोल्यूट नंबर एंड रेटिकुलर साइड एनालिसिस भी हो सकता है। सो अ न्यू इंस्ट्रूमेंट कैन काउंट डिफरेंशियल काउंट डीएलसी। ठीक है, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, इट मींस they can identify percentage and absolute values of neutrophils, lymphocytes, monocytes, eosinophils, basophils separately, उनकी हमें वैल्यूज देंगे। बट जो हमें इसके अलावा जो है उनकी रेटिकुलोसाइट काउंट का एनालिसिस भी हमें मिल सकता है। अच्छा, डिफरेंशियल के अकॉर्डिंग हमें डिफरेंशियल कितने मिलते हैं? डिफरेंशियल के अकॉर्डिंग instrument are of two types: three part differential and five part differential। अब देखिए आरबीसी सॉरी डब्ल्यूबीसी आर ऑफ फाइव टाइप्स। ठीक है। बट फाइव टाइप्स में अगर हम इन फाइव पार्ट डिफरेंशियल डेट जो है वी काउंट या एनालाइजर काउंट्स दी फाइव, यानी कि हर सेल को अलग अलग परसेंटेज और एब्सोल्यूट वैल्यूज की देता है। बट इन थ्री पार्ट डिफरेंशियल न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, इनकी तो एग्जैक्ट वैल्यूज दी जाती हैं। देन बाकी सेल्स की मिक्स्ड वैल्यूज दी जाती हैं। समझ गए? थ्री पार्ट डिफरेंशियल में डब्ल्यूबीसीज के थ्री पैरामीटर्स रिपोर्ट किए जाते हैं मशीन की तरफ से और इंस्ट्रूमेंट की तरफ से: लिम्फोसाइट्स की परसेंटेज, न्यूट्रोफिल्स की परसेंटेज एंड मिक्स्ड, बाकी सेल्स को मिक्स्ड काउंट किया जाता है। बट इन फाइव पार्ट डिफरेंशियल न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स की अलग अलग एब्सोल्यूट एंड परसेंटेज वैल्यू रिपोर्ट की जाती है। द न्यू जनरेशन ऑफ एनालाइजर्स नाउ ऑफर अ सिक्स पैरामीटर व्हिच इज एन्यूमरेशन ऑफ न्यूक्लिएटेड आरबीसीज। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि अब जो आने वाले एनालाइजर में न्यूक्लिएटेड आरबीसीज में भी हमें जो है वो भी हमें मिल सकते हैं। ठीक है। अब ये जो है अब इसमें देखते हैं कि अगर हम इसको थोड़ा सा देखें कि ये है बैकमैन इंस्ट्रूमेंट एंड मैन्युफैक्चरर। देखते हैं, बैकमैन कोल्टर था, उसकी इंस्ट्रूमेंट ही जो है ये है
VCS टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, इम्पीडेंस मेथड है, इम्पीडेंस मेथड के बाद इम्पीडेंस विद लो फ्रीक्वेंसी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट, यानी कि हमने देखा RA टेक्नोलॉजी थी, कंडक्टिविटी और लाइट स्कैटरिंग मैकेनिज्म इसमें यूज़ हो रहे थे। देन सिस्मेक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये रोश डायग्नोस्टिक कॉरपोरेशन की है। अब ये सिस्मेक इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ होता है, ये भी क्या है, इम्पीडेंस पर चलता है और उसके बाद जो रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड हाइड्रोडायनेमिक, इसमें फ्लो साइटोमेट्री है। ठीक है। देन आ जाते हैं हमारे पास सेल डाइन टेक्नोलॉजी भी है, ये भी कुल्टर मैकेनिज्म पर वर्क करती है। ठीक है। तो इस तरह से कुछ और एनालाइजर्स हैं जो कि अभी भी मार्केट में अवेलेबल हैं और कॉमनली यूज होते हैं। तो दे आर इवन हाईली एफिशिएंट। ठीक है। इनके ऊपर जो है रिजल्ट्स जो है बड़े आप यकीन के साथ रिपोर्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास डाइन वालों के एनालाइजर्स हैं। ठीक है। अब द सेल डाइन, अगर हम सेल डाइन में देखें तो 18 पैरामीटर रिपोर्ट होते हैं। वो कौन कौन से हैं? और ये 3 पार्ट डिफरेंशियल में, ये बातें जो है जब हम एनालिसिस की टाइप डिस्कस करनी पड़ेगी तो करेंगे। परफॉर्मेंस, तो हम इसके बाद जो है ये चंद बातें जो है ये आपको याद करनी है। परफॉर्मेंस कैसे होती है, सेल जो फंक्शन कैसे करते हैं एनालिसिस। होल ब्लड इज एस्पायरेटेड। सबसे पहली बात यह है कि ईडीटीए ब्लड, एंटी कोआगुलेटेड ब्लड जो है वो एस्पायरेट करवाया जाता है। एस्पायरेट करने के बाद उसको मशीन डाइल्यूट करती है, डाइल्यूटेड एंड देन डिवाइडेड इनटू 2 सैंपल। और मशीन ने क्या किया, डाइल्यूट करने के बाद उसको 2 सैंपल्स में फर्दर डिवाइड कर दिया। जितना सैंपल एस्पायरेट किया ब्लड, एस्पायरेट करने के बाद मशीन ने उसी सैंपल को डाइल्यूट किया, डाइल्यूट करने के बाद उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। वन सैंपल इज यूज्ड टू एनालाइज द रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट, व्हाइल द सेकंड सैंपल इज यूज्ड टू एनालाइज द व्हाइट ब्लड सेल्स एंड हीमोग्लोबिन। ओके, अब आपको समझ आई बात। एक 2 सैंपल जो बनाए उसमें ऐसे WBC और एक में रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट काउंट होंगे, दूसरे से क्या होगा, WBC एंड हीमोग्लोबिन मेजरमेंट होगी। ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंपीडेंस इज यूज्ड टू काउंट द व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है। रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट एज दे पास थ्रू एन अपर्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर काउंट, सब फर्स्ट पहली बार नंबर काउंट होंगे और वॉल्यूम, वो कैसे काउंट होंगे, इलेक्ट्रिकल इंपीडेंस मेथड से। आपको बता दिया इलेक्ट्रिकल इंपीडेंस का मैकेनिज्म क्या है, अपर्चर में से गुजरते हैं तो वो ऑस्किलोस्कोप पे करंट की जो है ऑसिलेशंस बनती हैं, उससे हम काउंट करते हैं। एज ईच सेल इज ड्रॉन थ्रू द अपर्चर, अ चेंज इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस अकर जनरेटेड अ वोल्टेज पल्स। ये सारी बातें हो चुकी हैं। द एम्पलीट्यूड ऑफ ईच पल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेल वॉल्यूम। ठीक है, ये भी हमने उसमें बात कर ली थी। तो ये हमारे यहाँ से बेसिक मैकेनिज्म आपको पता चला कि मशीन में ब्लड जाने के बाद क्या होगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। एक पार्ट से हमारे ब्लड सेल्स और प्लेटलेट काउंट होंगे, दूसरे से हमारे WBC और हीमोग्लोबिन मेजर होगी इन RBC चैम्बर। अब वो चैम्बर मशीन के अंदर जिसमें RBC काउंटिंग होनी है, both the RBCs and the platelets are counted and discriminated by electrical impedance particles. ठीक है। Between 2 and 20 femtoliter are counted as platelet and those greater than 36 femtoliter are counted as RBCs। तो ये साइज की बात आ गई है, साइज और उनकी जो एक वॉल्यूम है उसकी अगर बात आ गई है तो जो छोटे हैं, साइज से कम हैं, जो हम जो प्लेटलेट काउंट की बात करें तो उनका जो है एक पैरामीटर सेट है ना, 2 to 20 femtoliter के दरमियान में जो काउंटिंग होगी वो प्लेटलेट्स की होगी और 36 और उससे ग्रेटर देन जो काउंटेड है वो RBCs की है। तो ठीक है, इसी चैम्बर के अंदर हमने जो है इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस, यानी कि अब देखें पार्ट इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस को मैकेनिज्म को यूज किया 2 and 20 के दरमियान में जो सेल्स आए जिन्होंने हमें 2 and 20 femtoliter हमें ऑस्किलोस्कोप पे हमें वैल्यूज मिली, तो वो सारे प्लेटलेट्स थे और जितने 36 और इससे ग्रेटर आए वो सारे RBCs थे। देन ये RBC चैम्बर की बात होगी। देन आ जाते हैं लाइस रिएजेंट की तरफ। मशीन के अंदर एक रिएजेंट यूज होता है लाइजर, स्टोमेटोलाइजर, और समटाइम्स वी से लाइस रिएजेंट। लाइस रिएजेंट इज एडेड टू द डाइल्यूटेड सैंपल एंड यूज टू काउंट द व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, मतलब जो डाइल्यूटेड सैंपल था उसमें भी लाइस रिएजेंट ऐड किया गया। This lyse reagent also caused WBC's membrane collapse around the nucleus, so the counter actually measuring the nuclear size। अब यहाँ पर आपके लिए 2 बातें समझने वाली। लाइज रिएजेंट था जो WBC चैम्बर में जाएगा, WBC चैम्बर में जाने के बाद पहली बात है उससे जो है WBC चैम्बर में जाने के बाद वो
आप कह सकते हैं कि वो लाइजिंग रिएजेंट चूंकि है वो लाइज कर देता है किसकी, डब्ल्यूबीसीज की भी लाइसिस कर देता है, ठीक है। अब डब्ल्यूबीसीज की लाइसिस की क्या होगा कि उसके अंदर जैसे कि न्यूट्रोफिल्स हैं उनमें न्यूक्लियस डिफरेंट है, लिम्फोसाइट में न्यूक्लियस डिफरेंट है। तो व्हेन मेम्ब्रेन ऑफ डब्ल्यूबीसी गेट्स रप्चर्ड ड्यू टू द लाइजिंग रिएजेंट देन न्यूक्लियस या न्यूक्लियस विल बी मेड। न्यूक्लियस कैसा होगा, ठीक है, न्यूक्लियर का साइज क्या है, न्यूट्रोफिल में न्यूक्लियर साइज डिफरेंट है, मोनोसाइट में डिफरेंट है, हर एक जगह पे डिफरेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मेजर की जाएंगी आफ्टर दी वाइट ब्लड सेल्स हैव बीन काउंटेड। और इस तरह से क्या होगा, न्यूट्रोफिल्स की वैल्यू मिलेगी हमें, लिम्फोसाइट्स की वैल्यू मिलेगी, और इसी तरह हमें मिक्स्ड की मिल जाएगी। आफ्टर दी वाइट ब्लड सेल्स हैव बीन काउंटेड एंड साइज्ड, the remainder of the lyse dilution is transferred to the hemoglobin flow cell to measure hemoglobin concentration. Now more important thing वो ये कि वही जो लाइज्ड और डाइल्यूटेड सैंपल था वो डब्ल्यूबीसी चैम्बर से मूव कर जाएगा किस में, हीमोग्लोबिन चैम्बर में। अब why how lyser reagent is important for hemoglobin measurement। अब देखें लाइजर रिएजेंट जो है, स्टोमेटोलाइजर जो है, वो क्या करता है, वो आरबीसीज की लाइसिस कर देता है। व्हेन लाइसिस ऑफ आरबीसीज अकर देन हीमोग्लोबिन जो है वो मूव आउट ऑफ दिस सेल, आरबीसी से बाहर आ जाती है हीमोग्लोबिन, और उस हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन को फिर मेजर किया जाता है। सो हीमोग्लोबिन मेजरमेंट कैसे होती है, यूजिंग साइनाइड फ्री हीमोग्लोबिन केमिस्ट्री मेथड। हम लोगों ने साइनामिड हीमोग्लोबिन और ये दो मेथड हमने मैनुअल में पढ़े थे, ये उन्हीं से मिलता जुलता मेथड है। समझ गए बात, कोई एडवांस मेथड नहीं है, लेकिन ये सब मशीन के अंदर खुद ब खुद हो जाता है, हमें मैनुअल नहीं करना होता। यूजिंग साइनाइड फ्री हीमोग्लोबिन केमिस्ट्री मेथड, रैपिड आरबीसी लाइज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ एन इमिडाजोल हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, with an absorption peak at 540 नैनोमीटर। इट इन सिंपल वर्डिंग हीमोग्लोबिन केमिस्ट्री मेथड जो है, हीमोग्लोबिन जो है उसको मिक्स किया जाता है एक जो है आप कह सकते हैं कि डाइल्यूएंट और रिएजेंट के साथ, जैसे कि हमने वो सारे पढ़े थे दोनों के दोनों। जब उनके साथ मिक्स किया जाता है तो वो साइनामाइड हीमोग्लोबिन बनता है, जिसको जो है फिर लाइट डिटेक्ट कर लेती है 540 नैनोमीटर पर। हमने अभी पढ़ा, किसमें पढ़ा था, हाइड्रोडायनेमिक में, फ्लो साइटोमेट्री में हमने देखा था कि लाइट डिटेक्ट कर रही थी, तो जो है फिर लाइट डिटेक्ट करती है 540 नैनोमीटर के ऊपर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक सेल डाइन का एक मैकेनिज्म है, जो एक मशीन है, यूजेस इलेक्ट्रॉनिक साइजिंग टू डिटरमाइन थ्री पार्ट ऑटोमेटेड डिफरेंशियल, द परसेंटेज एंड एब्सोल्यूट वैल्यू डिटरमाइन। अच्छा, ये सारी बातें जो हैं आपने ये देख लेना है कि हमारे पास अब थ्री पार्ट डिफरेंशियल क्या है, फाइव पार्ट डिफरेंशियल क्या है, ये हमने देखना है। तो इसको जो है अब हीमोग्लोबिन मेजरमेंट भी आपके सामने आ गई, ये उसी मेथड से होगी और 540 नैनोमीटर पर मेजर हो जाएगी, और आपके पास सीक्वेंस भी आ गया, हाउ ऑटोमेटेड एनालाइजर्स एक्ट, यानी कि वो काम कैसे करता है, फंक्शन कैसे करता है। स्पेसिमेन रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं इसके लिए, ईडीटी या ब्लड चाहिए होता है, मिनिमम सैंपल जो है डिफरेंट होता है, सिस्मैक्स के लिए अराउंड 10 माइक्रोलीटर आई गेस, और इसके लिए 0.5 मिलीलीटर है, ठीक है। ईडीटी या ब्लड होता है, उसके बाद जो है हम इसको एस्पायरेट करवाते हैं, रूम टेम्परेचर पर ही रखते हैं, ठीक है। अब ये जो है मशीन की कुछ चीज़ें हैं। मशीन में दो व्यूज होते हैं, एक होल ब्लड मोड होता है, एक प्री डाइल्यूटेड मोड होता है। आपने होल ब्लड मोड सेलेक्ट करना होता है ज़्यादातर। इसमें क्या होता है, द ब्लड इज, इसमें क्योंकि आप होल ब्लड दे रहे हैं तो इसके लिए वो मशीन खुद डाइल्यूट करती है। अगर आपने प्री डाइल्यूटेड मोड पहले ही दे दिया, आपने सैंपल जो है आपने बाहर डाइल्यूट किया, देन यू विल सेलेक्ट प्री डाइल्यूटेड मोड, ठीक है। ये सारी बातें अलग हैं, सोर्सेज और एरर, फ्रेगमेंटेड और वेरी। अच्छा, अब यहाँ पर जो है हमारे जो ऑटोमेटेड एनालाइजर्स हैं ना, इसमें सोर्सेज ऑफ एरर भी आ सकते हैं, और वो सोर्सेज ऑफ एरर कहाँ है कि अब कोल्ड एग्लूटिनेंस जो है ये सारे जो एरर्स हैं ना, इनमें ये सारी चीज़ें जो है ना, ये बहुत ज़्यादा डिटेल में है। तो ये यहाँ से हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि हमने करने हैं। अभी एरर्स को हम लास्ट पे डिस्कस करेंगे। हम यहाँ से देखेंगे, बेसिक ऑटोमेटेड हीमाटोलॉजी एनालिसिस प्रोवाइड एन इलेक्ट्रॉनिक मेजर्ड रेड ब्लड सेल काउंट। हमें क्या क्या मिलता है, कौन कौन से पैरामीटर मिलते हैं ऑटोमेटेड एनालाइजर से। सबसे पहले रेड ब्लड सेल्स कितने हैं,
फिर वाइट ब्लड सेल्स कितने हैं, प्लेटलेट काउंट, देन मीन प्लेटलेट वॉल्यूम एंड हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन एंड मीन रेड सेल कंसंट्रेशन। एंड फ्रॉम दीज जो ये वैल्यूज हैं ये डायरेक्टली मेजर्ड की जाती हैं थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स। एंड वो टेक्निक्स जो हैं वो टेक्निक्स जो हैं वो कोई भी हो सकती हैं, और वो टेक्निक्स जो हैं जैसे कि आपने पढ़ा इम्पिडेंस हाइड्रोडायनेमिक्स एंड आर ए फ्रीक्वेंसी वाली जो आपने देखी, तो ये सारी टेक्निक्स डायरेक्टली मेजर की जाती हैं। बट यहाँ पर जो एम सी, उसके बाद कुछ और पैरामीटर्स भी मशीन रिपोर्ट करती है, जैसे हिमेटोक्राइट, एम सी एच सी एंड आर डी डब्ल्यू। ये सारी वैल्यूज फिर इनडायरेक्ट मेथड से काउंट होती है। कहने का मतलब ये कैलकुलेट करती है मशीन। तो इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेट्स दी हिमेटोक्राइट वैल्यूज, मीन कॉर्पसस हीमोग्लोबिन और मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन एंड RDW, जिसको हम कहते हैं रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन वेट। तो ये वैल्यूज, जो ये चार वैल्यूज हैं, इनको कैलकुलेट किया जाता है। और ऊपर वाली जो ये वैल्यूज हैं, RDW, RBCs, WBCs काउंट, प्लेटलेट काउंट, MPV एंड हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन MCV, इन सबको जो है डायरेक्टली इंस्ट्रूमेंट काउंट करता है। ठीक है। अब रेड सेल इंडिसेस जो है हेमेटोक्राइट कैलकुलेशन कैसे की जाती है। हेमेटोक्राइट और पीसीबी इज अ वॉल्यूम ऑफ रेड सेल्स आर कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ होल ब्लड सेल्स। हेमेटोक्राइट, अच्छा, हेमेटोक्राइट और पीसीबी क्या है, इज द वॉल्यूम ऑफ रेड ब्लड सेल। ये आप लोग पहले लेक्चर में हालांकि पढ़ चुके हैं, ठीक है, लेकिन इज द वॉल्यूम ऑफ रेड सेल्स एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ होल ब्लड सैंपल। ठीक है। हेमेटोक्राइट ऑन दी ऑटोमेटेड सिस्टम्स आर कैलकुलेटेड, यानी कि इसका एक कैलकुलेशन का फॉर्मूला है हेमेटोक्राइट का, और वो क्या है कैलकुलेशन। द वॉल्यूम ऑफ ईच रेड सेल इज मेजर्ड। सबसे पहले हमने हर रेड सेल का वॉल्यूम मेजर किया एज इट इज काउंटेड एंड मीन सेल वॉल्यूम इज राइट। ठीक है, हमने जो है सबसे पहले मीन सेल वॉल्यूम निकाला, एमसीवी निकाल लिया ना हमने, मीन कॉस्पल वॉल्यूम, एमसीवी हमारे पास डायरेक्टली काउंटेड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है। The calculation are not precisely the same but they can be summarized। MCV निकल आया। ठीक है। अब MCV निकालने के बाद इसका जो फॉर्मूला है आपको, वैसे तो मैडम सारा ने टॉपिक कवर करवाया तो उसने बताया होगा, लेकिन मैं आपको हेमेटोक्राइट का फॉर्मूला फिर से बता देता हूँ। और वो हेमेटोक्राइट का जो फॉर्मूला है जिससे ये मशीन जो है वो काउंट करती है, वो है, हाँ जी, जो हमारे पास हीमेटोक्राइट काउंट करने का या पीसीबी का फॉर्मूला है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हम पीसीबी के फॉर्मूले से पहले हम देख लेते हैं हमारे पास जो एमसीएच का फॉर्मूला था, इससे पहले जो था ना, ये देखें, हेमेटोक्राइट को हम बाद में देखते हैं, एमसीएच को देखते हैं। तो एमसीएच मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन है। ये कैसे था कि जितना भी हीमोग्लोबिन का लेवल काउंट किया जाएगा, मींस हीमोग्लोबिन जो है वो डायरेक्टली मेजर की जा रही है, तो हीमोग्लोबिन का जो भी लेवल होगा उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 10 से। ओके। एंड डिवाइडेड बाय टोटल आरबीसी काउंट। तो टोटल आरबीसी काउंट कितना है वो भी हमें पता है, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन भी हमें पता है। तो व्हेन वी मल्टीप्लाई हीमोग्लोबिन विद 10 एंड डिवाइड्स विद द रेड सेल काउंट, एंड वी कैन गेट द रिजल्ट ऑफ एमसीएच, मीन सेल हीमोग्लोबिन, और मीन कॉर्पuscular हीमोग्लोबिन। ओके। अब एमसीएचसी कैसे काउंट किया जाता है। एमसीएचसी काउंट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो जो है, हमने उसके लिए हमें जो है पैक सेल वॉल्यूम की ज़रूरत है। ठीक है। हमें उसके लिए जो है पैक सेल वॉल्यूम की ज़रूरत है। और पैक सेल वॉल्यूम जो है, आप कह सकते हैं कि जैसे उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया था हेमेटोक्राइट कैसे दिया है, द वॉल्यूम ऑफ ईच सेल इज मेजर्ड एंड इट इज काउंटेड एंड अ रिमेन सेल वॉल्यूम इज राइट। अच्छा, यहाँ पर देख सकते हैं कि उसने हेमेटोक्राइट भी, उसने पीसीबी जो है उसने कैलकुलेट किया है। ठीक है। हालांकि इसका मेथड भी है, इसको हम अलहदा से पढ़ भी चुके हैं हेमेटोक्राइट को, लेकिन जो है पीसीबी को जो है मैं आपका इसका फॉर्मूला सेंड करूंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस टाइम पर इस एक्सप्लेनेशन के साथ तो उसको बताना जरा आसान नहीं है। मैं आपको ग्रुप के अंदर वो भेजता हूँ पीसीबी का फॉर्मूला। ठीक है। तो अब एमसीएचसी पर आ जाए। एमसीएचसी का और आसान है। एमसीएचसी, हमने एमसीएच मेजर कर लिया। एमसीएचसी का फॉर्मूला क्या है, हमारे पास एमसीएचसी में हमारे पास हीमोग्लोबिन भी है और हमारे पास क्या है, पैक्सेल वॉल्यूम भी हमने काउंट कर लिया। मतलब मशीन ने, अगर इंस्ट्रूमेंट ने काउंट कर लिया, तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास काउंटेड आ गई। कौन कौन सी, अ, हमारे पास हीमोग्लोबिन लेवल्स एंड पैक्सेल।
ठीक है। तो हम हीमोग्लोबिन लेवल को मल्टीप्लाई करेंगे विद 10 और डिवाइड करेंगे पैक सेल से, ठीक है, पैक सेल वॉल्यूम से, तो हमारे पास MCHC की वैल्यू आ जाएगी। सो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे पास इसी में आ जाती हैं, किसमें, ये हमारे पास सारी जो है रेड सेल इंडिसेस जो ऑटोमेटेड एनालाइजर्स काउंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, सोर्सेज ऑफ एरर इन हेमेटोक्राइट। अच्छा, पहली बात ये कि अगर रेड सेल्स प्रॉपरली काउंट हुए हैं और फिर ही हमारे पास जो है हेमेटोक्राइट काउंट प्रॉपर होगा, ठीक है। और अगर सेल वॉल्यूम जो है वो भी प्रॉपरली काउंट हुआ है, फिर ही हमारे पास एक्यूरेट हेमेटोक्राइट आ सकता है। हेंस एनीथिंग अफेक्टिंग द रेड सेल्स काउंट और वॉल्यूम मेजरमेंट विल अफेक्ट द हेमेटोक्राइट। द मेथड इज नॉट एज सेंसिटिव टू द रेशियो ऑफ ब्लड टू ईडीडी एज अ सेंट्रीफ्यूज हेमेटोक्राइट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है अगर वो कह रहा है कि अगर ब्लड और ब्लड को ईडीडीए के साथ मिक्स किया जाता है, ठीक है, लेकिन एक बात याद रखनी है कि उनकी रेशो जो है वो मेंटेन रहती है, लेकिन हेमेटोक्राइट उससे डिस्टर्ब नहीं होता। कि अगर ईडीडीए और ब्लड की रेशो खराब भी होती है, मींस उसकी रेशियो जो है जितनी रिकमेंडेड है वो नहीं बनाई जाती है एंटीकोगुलेंट के साथ, लेकिन अगर सेंट्रीफ्यूज ब्लड दिया जाए तो उसकी डेफिनेटली जो है हिमेटोक्राइट ज़्यादा आएगा, बिकॉज हिमेटोक्राइट वो वॉल्यूम है जो हमें एक यूनिट में मिल रहा है। तो वो अगर आरबीसी सारे एक जगह इकट्ठे कर दिए जाएं तो हमें उससे आरबीसी काउंट ज़्यादा मिलेगा। जब आरबीसी काउंट ज़्यादा मिलेगा तो ऑब्वियसली हिमेटोक्राइट ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। ये सारी बातें तो खैर इसी से हैं। अब ये जो हमारे पास थी ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि हिमेटोक्राइट को आसान वे में कैसे काउंट किया जा सकता है। एक और वे भी है जिसको हम कहते हैं रूल ऑफ थ्री भी कहते हैं, ठीक है। उसमें ये होता है कि अगर जो है हमारे पास हीमोग्लोबिन जो है जो हीमोग्लोबिन की वैल्यू आ रही है, अगर हम उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास हिमेटोक्राइट की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। ये एक रफ एक हीमेटोक्राइट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है कि हीमोग्लोबिन अगर पेशेंट की 11 है और हमारे पास हीमेटोक्राइट 33 और कुछ 33 पॉइंट्स में कुछ मिल रहा है, देन वी कैन से कि इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेशन ठीक कर रहा है। एमसीवी का मैंने आपको बता दिया। एमसीवी जो है, हाँ, इनके यूनिट्स जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आप जो मैं आपको इसका जो है ना वो भेज दूंगा, जो रेड सेल इंडिसेस है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू एस्टिमेशन, तो उसमें सारी चीज़ें एमसीवी एमसीएच की लिखी हुई हैं। तो RDW क्या है, इज अ मेजरमेंट ऑफ द विड्थ ऑफ द बेसिस ऑफ आरबीसीज हिस्टोग्राम दी। अच्छा, इसमें ना RDW बनाने के लिए हिस्टोग्राम बनता है। हिस्टोग्राम मीन्स ग्राफ बनाया जाता है, ठीक है। अब उस ग्राफ से ऊपर जो है रेड सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ चेक की जाती है। नाम से पता चल रहा है इज अ मेजरमेंट ऑफ द विड्थ ऑफ द बेसिस ऑफ आरबीसीज, ठीक है। हिस्टोग्राम के ऊपर एक्चुअली आरबीसीज को डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, मतलब, तो उसके ऊपर से एक हिस्टोग्राम है, उसके ऊपर से जो है अ, हम जो है इस चीज़ को जो है RDW को मेजर करते हैं। हिस्टोग्राम से इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है द रेड सेल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड इज एक्सप्रेस एज द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन परसेंटेज। ये थोड़ी ट्रिकी चीज़ है बिकॉज इंस्ट्रूमेंट इसको ये कैलकुलेट करता है, और ये RDW खासतौर पर इम्पोर्टेंट जो होता है वो जो है आयरन डेफिशिएंसी में अगर ट्रीटमेंट चल रहा है, ट्रीटेड है, तो उसमें रेज्ड होता है। B12 डेफिशिएंसी में रेज्ड होता है। इसी तरह मीन प्लेटलेट वॉल्यूम जो है इज अ मेजर ऑफ एवरेज वॉल्यूम ऑफ प्लेटलेट इज अ सैंपल एंड इज एनालोगस टू एरिथ्रोसाइट। इसी तरह MPV भी जो है वो क्या है, ये मीन वॉल्यूम है जो कि क्या होता है कि प्लेटलेट्स का। इसी तरह प्लेटलेट क्राइट PCT भी जिसको बोलते हैं ना, एनालोगस टू हिमेटोक्राइट फॉर आरबीसीज, ठीक है। प्लेटलेट जो है उसी तरह हिमेटोक्राइट जो है, जिस तरह आरबीसीज के लिए हिमेटोक्राइट है, इस तरह प्लेटलेट के लिए प्लेटलेट क्राइट है। तो ये सारी वैल्यूज जो है रिपोर्ट की जाती हैं। ज़्यादातर जो हमारे पास एनालाइजर्स होते हैं उनमें वैल्यूज जो हैं वो कम ज़्यादा मींस लेस, नॉर्मल और हाई की फॉर्म में रिपोर्ट नहीं की जाती, न्यूमेरिक फॉर्म में रिपोर्ट की जाती है। क्वांटिटेटिव रिपोर्टिंग होती है ये, ठीक है। और क्वांटिटेटिव रिपोर्ट तो करें, लेकिन हमारे पास ऑप्शंस होती हैं। वी कैन गेट ग्राफ ऑफ पेशेंट्स वैल्यू एज वेल। हमारे पास ग्राफ भी मिल सकता है, ठीक है, इस इंस्ट्रूमेंट का। अगर आपके पास, अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये है सारी की सारी रिपोर्ट। एक जो है अगर मैं इसको और बड़ा करूं,
यहाँ पर देख से गौर से देखिएगा, अब आपको पता चलेगा ये एक सीबीसी की रिपोर्ट है, नाम को भूल जाए। ये है हमारे पास स्पेसिमेन नंबर्स और सारी एंट्री होने के बाद टेस्ट रिजल्ट्स। सबसे पहले हमारे पास डब्ल्यूबीसीस मिल रहे हैं, ठीक है। डब्ल्यूबीसी काउंट, डब्ल्यूबीसीस के रिजल्ट मिल गए। उसके बाद आरबीसीस काउंट, आरबीसीस के रिजल्ट। डब्ल्यूबीसी फिर इंडिसेस की तरफ आ जाएंगे। डब्ल्यूबीसी इंडिसेस में लिम्फोसाइट्स, मिक्स्ड एंड ग्रेनुलोसाइट्स। व्हाट आर ग्रेनुलोसाइट्स? एक्चुअली न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एस्टिमेटेड वैल्यूज है, ठीक है। इनकी एब्सोल्यूट कंसंट्रेशन भी होती है, ठीक है। ये जो साइड है ना, इस साइड को भूल जाए। ये सारी रेफरेंस और नॉर्मल वैल्यूज साथ में दी हुई हैं, अब इस साइड को जरा ना भूल जाए। यहाँ पर देखें डब्ल्यूबीसी काउंट और उसके जितने भी, इट्स अ थ्री पार्ट डिफरेंशियल इंस्ट्रूमेंट, तो इसमें हमें लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स और मिक्स्ड सेल्स मिले। बट फाइव पार्ट डिफरेंशियल में हमें लिम्फोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल, इयोसिनोफिल, मोनोफिल्स, इन सब की एग्जैक्ट वैल्यूज मिलती हैं, हमें मिक्स्ड में नहीं मिलते। यहाँ एम आई डी जो है ना, मिक्स्ड का मतलब ये है कि यहाँ पर इसके अंदर बाकी सारे सेल्स हैं, लिम्फोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स के अलावा बाकी सब डब्ल्यूबीसी इसी में काउंट हो गए, ठीक है। ये बात। उसके बाद जो है आरबीसी में, आरबीसी जो का रीजन है उसमें आरबीसी काउंट है, और आरबीसी के नीचे जितने भी पैरामीटर्स हैं ये सारे आरबीसी रिलेटेड है। एमसीवी, हिपेटोक्राइट, हीमोग्लोबिन, हिमेटोक्राइट, एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी, आरडीडब्ल्यू, ठीक है। ये सारे इसी से पैरामीटर है। उसके बाद प्लेटलेट काउंट और एमपीवी, ठीक है। प्लेटलेट और एमपीवी ये सारी चीजें भी आ जाती हैं। देन डब्ल्यूबीसी हिस्टोग्राम। अब जब कभी भी रिकॉर्डिंग होगी, ठीक है, जब कभी भी जो है इसकी वो की जाती है, डब्ल्यूबीसीज का डिफरेंशियल निकाला जाता है, या फिर जब सेल काउंट होते हैं, यानी कि टोटल काउंटिंग तो होगी, लेकिन उसके बाद जब डिफरेंशियल निकाला जाएगा कि न्यूट्रोफिल्स कितने हैं, लिम्फोसाइट्स कितने हैं, तो ये डिफाइन किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस। लिम्फोसाइट्स का न्यूक्लियस का साइज डिफरेंट है, न्यूट्रोफिल्स का डिफरेंट है, तो उसी बेस पर जो है ग्राफ बनता है। मतलब कि जब इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है उन्हीं प्रिंसिपल्स को यूज करते हुए जो हम पढ़ चुके हैं, तो उसके एक ग्राफ बनाता है, ठीक है। जिसका न्यूक्लियस का साइज बड़ा होता है वो कहाँ होता है, जरा बॉर्डर के पास, एक्स एक्सिस के पास होता है, और जिसका न्यूक्लियस का साइज जरा स्मॉल होता है वो जरा दूर होता है, ठीक है। तो यूजुअली कॉमनली कहा जाता है कि जो हिस्टोग्राम के अंदर ये दूर पीक बन रही है अवे फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ये क्या है, न्यूट्रोफिल्स काउंट होता है, ठीक है। तो ये हिस्टोग्राम्स होते हैं। हिस्टोग्राम्स किस लिए होते हैं? हाँ, हमारे लिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हमने अपनी स्टडी के लिए पढ़ने हैं, पेशेंट के लिए इसके जीरो इंपॉर्टेंट है, उसको ये वैल्यूज चाहिए, ठीक है। आरबीसी हिस्टोग्राम भी इसी तरह होते हैं, ठीक है। आरबीसी जो नॉर्मल है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक मेजर किए जाते हैं, तो नॉर्मल में उसमें हमें जो है काउंट भी मिल जाता है, उसका वॉल्यूम भी मिल जाता है। लेकिन कोई एब नॉर्मल होगा, अगर किसी में न्यूक्लियस होगा, जैसे कि अब न्यूक्लिएटेड आरबीसी काउंट करने वाले भी इंस्ट्रूमेंट आ गए, तो उनमें जो है ना पीक कहीं और भी बनेंगे। प्लेटलेट हिस्टोग्राम भी यही है कि प्लेटलेट हिस्टोग्राम में भी हमें उसी तरह, जिस तरह ये डब्ल्यूबीसी काउंट मिल रहा था, उसी तरह हमें प्लेटलेट हिस्टोग्राम भी मिल रहा है, ठीक है। ये कुछ बातें